हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 10th के सब्जेक्ट्स मैथ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और इन फॉर्मूले यानी जितने फॉर्मूले मैं अभी आपको बताऊंगा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक, तो इनमें से मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके कम से कम 10 नंबर इन्हीं फॉर्मूले से आ जाएंगे, चाहे वो 1-1 नंबर वाले हो, चाहे 2 नंबर वाले हो, चाहे 3 नंबर वाले हो। देखो बच्चों, क्या होता है कई बार हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ दी रहती है। जैसे हम बात करें गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वहाँ आर की वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है, अब फॉर्मूला याद नहीं है हमको, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। जैसे हमें निकालना है क्या, ए एन निकालना है। अब हमें ए एन का फॉर्मूला ही पता नहीं है, ठीक है, पदों की संख्या निकालनी है, एन का मान निकालना है, फॉर्मूला ही पता नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे जितने भी फॉर्मूले हैं आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक, तो उन सभी फॉर्मूलों को देखेंगे। इनके अलावा एक भी फॉर्मूला आपकी एनसीईआरटी बुक मैथ में नहीं मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो में आपके 10 नंबर मैं पक्के करा कर रहूँगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आते हैं हम चैप्टर फर्स्ट पे, जो चैप्टर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं। और बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि हर फॉर्मूले को थोड़ा डिस्क्राइब करने का, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है वास्तविक संख्या। तो इसमें आप देख रहे होंगे पहला जो फॉर्मूला लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये बच्चों आपका जो एक्सरसाइज है 1.1 का है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि हमें 2 संख्याएं दी होंगी, ठीक है। उन दोनों संख्याओं में से हमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, फिर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो आ जाएगा आपके कहाँ पे, इस ए की जगह पर, और जो छोटी संख्या हो जाएगी आ जाएगी पी की जगह पर। फिर हम जितनी बार उसका गुणा कर रहे हैं वो आपका क्यू की जगह पर आएगा, जो लास्ट में शेषफल बचेगा वो आर की जगह पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर्मूले बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चन और फिर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 6 मार्क्स ये मैं अलग से अच्छे से कराऊंगा। तो इसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं, फॉर्मूले देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला आप देख रहे होंगे क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम दिया होगा और एक संख्या दी होगी, तो बोलेंगे दूसरी संख्या ज्ञात करो, या फिर दोनों संख्याएं दी है, एचसीएफ दिया और बोलेंगे एलसीएम निकालो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कैसे निकालेंगे। थर्ड नंबर पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है शांत और अशांत का, ठीक है। अब शांत कब होता है, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 6/15, तो आप उसके क्या करोगे, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। अब जब हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे अगर 2 और 5 आ रहा है, जैसे हम फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और 2 और 5 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी का उल्टा देखो नंबर 4 क्या होता है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसका दशमलव प्रसार 1 नंबर का बच्चों क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि शांत है या अशांत है, बताओ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बहुपद। अब बहुपद में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा व बीटा हो तब, अल्फा या बीटा ले लो चाहे ए बी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब शून्यांकों का योगफल निकालने की बात आती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको एक द्विघात समीकरण दिया होगा और बोलेंगे कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा -b/a, ठीक है। जब हम तुलना कर लेंगे किसके, जो हमारा समीकरण होगा उसकी तुलना करेंगे हम ax² + bx + c से, तो वहाँ से हमें a b c का मान मिल जाएगा। तो फिर देखो योगफल के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कितना, -b/a। तो b और a की वैल्यू रखनी है, सीधा योगफल निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड आता है शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस कि हमने तुलना कर ली समीकरण की किससे, ax² + bx + c से तुलना कर ली, सेम वही ए बी सी का मान निकल जाएगा। तो वहाँ से फिर हम सी और ए का मान रखेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है बच्चों आपका विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम को आप यूक्लिड विभाजन भी बोल सकते हैं, तो सेम ही है वही px = gx × qx + rx। तो ये जो आपका आता है बच्चों, ये आता है आपका चैप्टर शायद 2.3 में है, ये 2.3 में है, हाँ ठीक, 2.2 या 2.3 में है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन में 100% श्योर हूँ कि आएगा ही आएगा। आपको 2 समीकरण दे देगा, बोलेगा कि इनमें से क्या है, ये अद्वितीय हल होगा या अपरिमित हल होगा या समांतर रेखाएं या संपाती रेखाएं। तो इसमें देखो कैसे आपने देखना है, कोई 2 समीकरण दे रखे होंगे, ठीक है, उनकी तुलना कर लेनी है आपने, a1x +
b1y प्लस c1 व a2x b2y प्लस c2। इससे तुलना कर लेंगे हम, जो ये जैसे समीकरण दे रखे तो वहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 फिर ये c1 बटे c2। तो देख लेंगे अगर स्टार्टिंग के दोनों मान बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अगर ग्राफीय निरूपण की बात करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन हमारी बनेगी, देखो जब तीनों बराबर होंगे तो ग्राफीय निरूपण में देखो क्या हो जाएगा, समबाती हो जाएगा। ऐसे बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ऐसे जब पहला दूसरा तो बराबर होगा बट तीसरा बराबर नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, वो समानांतर रेखाएं हो जाएंगी, यानी उनका कोई हल नहीं होगा, किसमें, बीजगणितीय निरूपण में। और देखो आ जाएगा क्वेश्चन में कि बताओ ये दिए हुए समीकरण संगत हैं या असंगत है। तो देख लो संगत की स्टार्टिंग की ये दोनों कंडीशन होती है, जब आप दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो देखेंगे अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं है तब भी क्या होगा, संगत होगा, और तीनों बराबर होंगे तब क्या होगा, संगत होगा। असंगत कब होगा, जब पहले और दूसरे बराबर नहीं होंगे बट पहला दूसरा बराबर होगा, दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होंगे। तो आपने ये संगत की कंडीशन यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद इनकी ये देख लेना है कि ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। तो आपने इस टेबल को जरूर अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम बीजगणितीय विधि। अब बीज देखो, एक तो ग्राफीय निरूपण में ग्राफीय विधि देखो, टोटल हमारी एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम देखें द्विघात इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, तो हमारे पास 4 मेथड होते हैं एक्स और वाई के मान निकालने के लिए। पहला जो मेथड होता है बच्चों वो होता है आपका ग्राफीय निरूपण। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है आपका क्या, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आता है विलोपन विधि और चौथी आती है आपकी कौन सी, वज्रगुणा विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि में हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के हमें तीसरा समीकरण बनाना होता है। तीसरे समीकरण का मान हम रखेंगे समीकरण दूसरे में। तो इसके क्वेश्चन भी बच्चों मैं आपको अभी पूरे डिटेल से बताऊंगा, सिर्फ आप यहाँ फॉर्मूला मेथड देख लो कौन कौन से मेथड होते हैं। ऐसे ही दूसरा मेथड है बच्चों आपका विलोपन विधि, ठीक है। और फोर्थ नंबर है वज्रगुणा विधि। पहली होगी आपकी ग्राफीय, दूसरी होगी कौन सी, प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन, चौथी वज्रगुणा विधि। वज्रगुणा विधि का अलग से एक फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, x बट्टे b1c2। यहाँ देखो ये जो b1c2 है इनकी वैल्यू बच्चों हम वैसे निकालेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 व a2x b2y प्लस c2 से तुलना करने पर हम दोनों समीकरण की तुलना कर लेंगे जो भी मैंने बताया उससे, तो उसका मान बस हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो x बट्टे है b1 c2 माइनस b2 c1, ऐसे ही y बटे है c1 a2 माइनस c2 a1। आपने इसको याद करने का तरीका कैसे देखना, देखो यहाँ पे b1 है c1 है a1 है, ठीक है, b1 c2 c1 a2 a1 b2, ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका चैप्टर आता है द्विघात समीकरण यानी चैप्टर नंबर 4। तो इसमें देखो एक नंबर का क्वेश्चन मैं श्योर हूँ कि आएगा ही आएगा कि मानक रूप किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है आपका बच्चों क्या, मानक रूप किसका, द्विघात समीकरण का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको एक समीकरण दे दिया, उसमें आपने a b c का मान निकाल लिया, इससे तुलना करके देखो, जैसे मान लो 5x² प्लस 6x प्लस 10, तो यहाँ से आप x² b और यहाँ से x कट हो जाएगा, a b c का मान निकाल लेंगे। जब a b c का मान निकल जाएगा तो आप द्विघातीय सूत्र में मान रख करके देखो b a c है तो इसका मान डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखेंगे द्विघातीय सूत्र में और x का मान निकाल लेंगे। तो मेन देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका विविधकर का। विविधकर का कैसे निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला आएगा कि इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है आपका बच्चों b² माइनस 4ac और विविधकर को हम दिखाते हैं कैपिटल D से। यहाँ कैपिटल D आ जाएगा ब्रैकेट में और इक्वल टू में आ जाएगा b² माइनस 4ac। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को हम कैसे दिखाते हैं, कोई समानांतर श्रेणी कब होती है, जब a1, a2, a3 an, यानी इनके बीच जो अंतर है अगर वो बराबर है, ठीक है, सभी पदों का अंतर बराबर आ रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, समानांतर श्रेणी हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, ये है बच्चों आपका कुल पद निकालना, ठीक है। तो यहाँ देखो an किसे कहते हैं, हम अंतिम पद को कहते हैं। a किसे, देखो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ an को हम l भी बोलते हैं। तो एक अलग से फॉर्मूला बन जाता है कि l बराबर करके, तो यहाँ l और an में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो an को बोलते हैं हम अंतिम पद, a को बोलते हैं प्रथम पद, n होता है हमारा कुल पद, d होता है सार्वंतर। d का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। बच्चों फॉर्मूले में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं अभी इन सभी फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, मैं वो सारे डिटेल से सॉल्व कराऊंगा। तो आपने बस इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लेना है। ये हो गया बच्चों आपका क्या, an का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है पदों का योग निकालने के लिए।
पदों का योग निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, बी देखो इसमें सेकंड नंबर में दे रखा है, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपने ऊपर देख लिया किसे कहते हैं, प्रथम पद, एन आपने देख लिया कुल पद, डी देख लिया आपने सार्वंतर। ठीक है, यहाँ पे नया क्या आया, एस एन आया। एस एन होता है बच्चों कुल पदों का योग। जैसे मान लो कोई एक क्या दे दी, श्रेणी दे दी 2 4 6 8, ठीक है, तो इनका योग निकालना, तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देते हैं, तो वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा उसको, ठीक है, निकालने का। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो एस एन कुल पदों का योग है, एक यही चीज़ नहीं थी तो मैंने उसको अलग से यहाँ पे लिख दिया, बाकी वो पूरा ऊपर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखते हैं एक फॉर्मूला है एस एन का ही होता है एक फॉर्मूला बच्चों, जैसे अभी हमने ऊपर देखा एस एन बराबर एन बटे 2। जब हमें क्या दे रखा हो क्वेश्चन में, ए एन दे रखा हो, ए दे रखा हो और एन दे रखा हो, और निकालना हो हमें क्या, पदों का योग निकालना हो, तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, एल मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, एल किसे कहते हैं बच्चों, हम ए एन को कहते हैं। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है हमारा समांतर माध्य का, तो वहाँ पे आपको बच्चों ए और सी दे देगा या ए और बी दे देगा, बोलेगा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बी बराबर ए प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 6। इसमें देखो कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, इसमें सिर्फ हमें क्या दिखाने हैं, कसौटी याद करनी है, समरूपता की कसौटी होती है उनको याद करना है। तो यहाँ पे देखो प्रमेय है आपका 6.1, इसमें दे रखा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो। ठीक है, कोई हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, उनके कोई मान लो दोनों एंगल ए, जो एंगल ए है और इधर वाले त्रिभुज का भी एंगल ए क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, पहला एंगल बराबर हो जाएगा, ऐसे एंगल बी बराबर एंगल बी होगा दोनों त्रिभुजों में, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों आपस में त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसको हम कौन क्या कसौटी बोलते हैं, एंगल कसौटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, एंगल, यानी इसके जब तीनों अंतःकोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी जो भुजाएं होती है समानुपाती होती है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका साइड, तो इसमें क्या है, त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये बच्चों हम समरूप, जब हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा बोलेगा कि इनको समरूप सिद्ध करो, तो समरूप सिद्ध करने के लिए हमें इनमें से ये कसौटी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी कसौटी के अकॉर्डिंग हम उसको समरूप दिखाएंगे। तो इसके क्वेश्चन में बच्चों अलग से कराऊंगा। 4th नंबर पे आ जाता है साइड एंगल साइड। अब साइड से आपको पता है क्या होता है, भुजा होता है ए से, एंगल एस से, साइड। तो जब आपकी क्या दो भुजा और एक एंगल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुजों में दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाए, तो दिए हुए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है बच्चों आपका एक्स निर्देशांक या भुज। क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा जैसे कि भुज किसे कहते हैं, ठीक है, या एक्स निर्देशांक क्या होता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स निर्देशांक या भुज किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वाई निर्देशांक कोटि। तो ये किसे कहते हैं बच्चों, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। भुज किसे कहते हैं, एक्स निर्देशांकों को, कोटि किसे कहते हैं, वाई निर्देशांकों को। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय। देखो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, बट इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय और बोधायन प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे हम बोधायन प्रमेय को भी बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम बोधायन प्रमेय की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो यहाँ एक भुजा ये होगी आपकी, इसका वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, इन दोनों का योग त्रिभुज की बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसी हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी इसमें। नेक्स्ट जो है आपका बच्चों आता है विभाजन सूत्र। अब इसमें देखो आपको x1, x2, m1, m2 की वैल्यू दी होगी, बस आपने क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देखो सीधा हमने क्या याद करना है, विभाजन सूत्र याद कर लेना है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो जो पहला वाला है वो है x के लिए है, ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे दे रखा है वो आपका y के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ लिखेंगे आप y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, विभाजन सूत्र।
उसके बाद नेक्स्ट आता है दूरी सूत्र के लिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से बन सकता है, एक का नहीं यहाँ से 2 का बनेगा कि दोनों बिंदु दे रखे होंगे आपको x1 x2, देखो x1 x2 y1 y2 आपको दे रखा होगा, वो बोलेंगे कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, अगर आपको मूल बिंदु दे रखे हैं, मूल बिंदु से दूरी, देखो मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं, मूल बिंदु हम 0,0 को बोलते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी निकाल ली है, फॉर्मूला वही आपका बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1, बट वहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसे y1 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x और y बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या होता है बच्चों x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। हमें एक ऐसे करके स्ट्रेट लाइन दे देंगे, 2 बिंदु दे देंगे, ठीक है, इधर और इधर a और b बिंदु दे देंगे, बोलेंगे कि बीच में कोई बिंदु c है उसके निर्देशांक निकालने हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2, यानी जो इधर पहली वैल्यू रहेगी वो x की होगी, ऐसे जो इधर वैल्यू रहेगी वो किसकी हो जाएगी x2 की हो जाएगी। ऐसे ही y के लिए हो जाएगा बच्चों क्या y1 प्लस y2 बट्टे 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे बच्चों आपका एक क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का त्रिभुज के क्षेत्रफल से। इसमें आपको तीनों वैल्यू दे रखी होंगी, ये x1 दिया होगा और x1 देखो x1 y1 और x2 y2 x3 y3 तीनों वैल्यू दी होगी। देखो आपको x1 दिया होगा, x2 दिया होगा और x3 दिया होगा। ऐसे ही आपको y2 y3 और सारी वैल्यू दी होगी, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि p q r 3 बिंदु हैं, इनका क्षेत्रफल निकालो। तो बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में फिर y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब इसको याद करना कैसे करना, देखो यहाँ पे सबसे पहले x1 फिर x2 फिर x3, अंदर देख लो जब यहाँ x1 आया तो अगले यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 आएगा, y2 माइनस y3। ऐसे फिर देखो यहाँ y3 खत्म हुआ है तो अंदर क्या आ गया y3 आ गया, y3 के बाद अगला क्या आ जाएगा y1। अब यहाँ देखो y1 खत्म हुआ है तो अगला क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। तो ये हो गया बच्चों आपके चैप्टर कौन सा 7 कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। तो इसके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं इजी वे में, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से इन फॉर्मूलेस को आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपको यहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली इन सभी फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखो त्रिकोणमिति के परिचय में पहला जो है बच्चों वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन ए होता है लंब बट्टे आधार। ऐसे ही कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, सेक ए होता है कर्ण बट्टे आधार और कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब। अब इसको याद कैसे करते हैं, देखो साइन कॉस टेन, इन तीनों को आप देख लो। सबसे पहले साइन कॉस टेन, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा एल ए एल, ठीक है, ऊपर वाला देखो एल ए एल और ऐसे बट्टे में क्या है कक्का के ए। देखो सबसे पहले लंब बट्टे कर्ण ये हो जाएगा साइन के लिए, आधार बट्टे कर्ण कॉस के लिए, लंब बट्टे आधार टेन के लिए। तो देख लो लंब बट्टे कर्ण आधार बट्टे कर्ण लंब बट्टे आधार। अब इन तीनों को उल्टा कर दो, यानी के ए को आप ले जाओ ऊपर की साइड जहाँ पे एल ए एल है, तो क्या हो जाएगा देखो कक्का बट्टे लाल, वो आपका निकल के आ जाएगा इन तीनों का, यानी कॉसेक का, सेक का और कॉट का। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फॉर्मूला। इसमें देखो ये वाली टेबल, इस टेबल को आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि साइन 60 का मान लिखो, टेन 45 का मान लिखो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनेगा 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा कि एक आपको पूरा दे दिया जाएगा साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 30 या साइन 60, इस तरह से वैल्यू क्वेश्चन में आ जाएंगी, तो आपने बस वैल्यू रखनी है। तो इस टेबल को आपने अच्छे से याद करना है। इस टेबल को कैसे निकाल सकते हैं बिना रट्टा मारे, तो मैंने इस पर भी वीडियो एक अलग से बना रखी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपने इसमें याद करना है, देख लो साइन कॉस टेन कॉस एक्स है कॉट, 6 ही फंक्शन होते हैं, उन सभी की वैल्यू आपकी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मैंने यहाँ शो कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, देखो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए। अब यहाँ ए की जगह आप थीटा भी ले सकते हैं, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए बराबर देखो साइन, यहाँ पे साइन बराबर क्या है कॉस आया, यहाँ पे कॉस बराबर क्या गया साइन, टेन बराबर कॉट, और यहाँ देखो कॉसेक 90 माइनस ए आ जाता है क्या सेक ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए। नेक्स्ट बच्चों देखो फॉर्मूले आ जाते हैं त्रिकोणमिति का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण।
तो अगर आपने इसमें पहली वाली याद कर ली यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए याद कर ली, तो इसी से बाकी के आप 8 और निकाल सकते हैं। वो भी मैंने आपको पहले एक वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो देखो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ऐसे ही नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट आता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इधर देख लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूले आ जाते हैं, देखो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ये वाले फॉर्मूले बच्चों आप अगर ये वाली टेबल आप याद कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ये वाली देखो साइन ए, ठीक है, साइन ए का सामने क्या है, साइन ए के सामने कॉसेक ए, कॉस ए के सामने सेक है, ऐसी टेन ए के सामने कॉट है। तो देखो सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। देखो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट। और टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं। कॉट को देखो 1/10 तो लिखते ही हैं, इसके अलावा कॉस ए बट्टे साइन ए लिख सकते हैं। यहाँ देखो साइन बट्टे कॉस और यहाँ कॉस बट्टे साइन। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ये आपका आ गया कौन सा, चैप्टर नंबर 9। तो इसमें आपके दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो वह स्थिति जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़े। ठीक है, मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है तो हम अपना सिर क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो जब हम ऊपर उठा रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है अवनमन कोण। इसमें शायद अवनमन कोण नहीं है, वो एक पेज गायब हो गया, तो मैं बता देता हूँ। अवनमन कोण क्या होता है, जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे झुकाना पड़े। ठीक है, मान लो नीचे कोई चींटी चल रही है, अगर हम उसको देख रहे हैं तो तब जो हमारा एंगल बनेगा हमारी आंखों से लेकर के उस चींटी तक, तो वो क्या बनेगा, हमारा अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों। इसमें देखो 2-3 शायद कट हो गए हैं, तो मैं बुक से वो देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन आपके क्या है, मिस हैं, तो वो मैं 3 फॉर्मूले मिस हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ देखो स्टार्टिंग में क्या है, उन्नयन कोण, उसके बाद अवनमन कोण गायब है, और उसके बाद ये आपके चैप्टर नंबर 12 यानी 10 और 11 चैप्टर से कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता है, वो आपको सिर्फ उसमें रचना करनी होती है। ठीक है, तो वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में देखो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले गायब हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो इसमें फॉर्मूला था वो था त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको आर दे रखा है, बोला है वृत्त की परिधि निकालो। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, πr²। नेक्स्ट जो तीसरा फॉर्मूला था वो था संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है, संगत चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 2πr। यहाँ पे देखो क्या है, πr² है, वहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr। क्या निकालने के लिए, किसकी लंबाई, संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए। तो 3 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका है वो है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों, θ/360 πr²। नेक्स्ट फॉर्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्तखंड का पहले देखो त्रिज्यखंड का है, अब यह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, r² मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आपका πθ/360 माइनस sin θ/2। तो इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर कौन से में, 13 में, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका सबसे पहले देखो दे रखा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। नेक्स्ट जो दे रखा है वो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। नेक्स्ट है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a³। नेक्स्ट आ जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, LB + BH + HL। नेक्स्ट आ जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 4πr²। नेक्स्ट अब देखो इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन दे देगा कि आपको बेलन का आयतन निकालिए, R का मान दे रखा होगा, H का मान दे रखा होगा। सिर्फ आपने फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप सिर्फ इसको ईजिली कर सकते हैं।
देखो बेलन का आयतन, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका क्या, घन का आयतन ए क्यूब। अब यहाँ देखो गोले का आयतन, गोला पूरा हो गया एक सर्कल, ठीक है सर्कल टाइप। उसके बाद अर्धगोला क्या होता है उस गोले का आधा, तो यहाँ देखो 4 है, 4 का आधा कि हमने कितना हो गया 2, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। नेक्स्ट है आपका घन का आयतन ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आपका घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बच्चों आपके किसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है 30 नंबर, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो ये है बच्चों आपका 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। नेक्स्ट है बच्चों आपका शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट जो इसमें है वह है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम दिखाते हैं एल से, इक्वल टू क्या होता है बच्चों रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल जो हाइट रहेगी वो ऊंचाई प्लस आर हो जाएगी हमारी त्रिज्या, ठीक है। तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर किसमें, रूट में। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का और एक नंबर का और एक बनेगा आपका 6 नंबर का, ठीक है। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं इस वाले चैप्टर में से। एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का जो आएगा मैं वो 100% गारंटी के साथ आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उन 3 में से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इसमें देखो माध्य निकालने का जो पहला तरीका होता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो हम माध्य को दिखाते हैं x बार से, तो ये हो गया उसका प्रतीक। अब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। उसके बाद दूसरा मेथड है माध्य ही निकालने का, कल्पित माध्य विधि बोलते हैं इसको, हम x बार बोलते हैं, बराबर में क्या है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। थर्ड नंबर जो है पग विचलन विधि है, x बार इक्वल टू हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में h। तो हमारे पास 3 विधियां हैं क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। कौन कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब ये जो फॉर्मूला है यही आपकी ज़िंदगी बचाता है मैथ में। एक क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से 6 नंबर का, ठीक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर होता है बच्चों आपका L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ और फिर मैं दोबारा आपको इसकी वीडियो दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, तो विद सॉल्यूशन। तो आपने इस सिर्फ अभी आपने क्या ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। बाकी एल क्या होता है, F1 क्या होता है, ये सब क्या होता है मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। थर्ड नंबर अब ये भी देखो, या तो आएगा बहुलक एक क्वेश्चन 6 नंबर का, या तो आएगा माध्यक निकालने के लिए। माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है बच्चों आपका L प्लस ब्रैकेट में n बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ, बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा h, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 14 के भी इतने क्वेश्चन है, यानी फॉर्मूले हैं 3 ऊपर और 2 नीचे, यानी 5 फॉर्मूले आपने चैप्टर नंबर 14 में याद करने। लास्ट चैप्टर है बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कोई आपको इवेंट दे दिया P, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो किसी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग किए गए सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल बट्टे कुल संभावित परिणाम। तो ये हो जाएगा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। और क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ये होने की प्रायिकता है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में आप देखेंगे ना होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो ना होने की प्रायिकता के लिए आप क्या करेंगे, पहले होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, ठीक है। PE देखो यहाँ से PE ये आ गया, PE होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता किससे माइनस कर देंगे आप, एक में से। अगर एक में से आप होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे तो ना होने की प्रायिकता निकल जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। फिर देखो किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, उन दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको दे देगा 0 और 1.1 और आपको दे देगा 4/3 दे देगा। इस टाइप से कोई 3-4 वैल्यू दे देंगे और आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। जो भी वैल्यू, और देखो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ऑप्शन में दे दिया -3, 1, 0 और इनमें से कोई नहीं,
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप ये फॉर्मूले सारे समझ गए होंगे। इसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके मैथ्स के बुक से बनते हैं एनसीईआरटी से, सारे हो गए हैं ख़त्म। अगर आपने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए तो बच्चों मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी आपको 70+ स्कोर करने से नहीं रोक सकता, विथ 100% श्योर हूँ मैं। अगर आप ये जितने मैंने फॉर्मूले आपको अभी बताए हैं अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके 70+ नंबर लाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, अब ये तो मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए जितने भी आपकी बुक से बनते हैं। इसके अलावा मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके बुक से, ठीक है, और अदरवाइज प्रीवियस पेपर बनेंगे, ठीक है, तो वो सारे मैं आपको बताऊंगा आने वाले 3-4 दिनों में, क्योंकि आपका जो मैथ का पेपर है वो आपका कितनी तारीख को है, 5 अप्रैल को है। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करिए और कहीं पे भी कोई भी कमी हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।